कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग जो है ना दो चर का रैखिक समीकरण ये पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग 3.1 का 5, 6, 7 अर्थात पूरा का पूरा 3.1 कंप्लीट होने वाला। और आपका भी दायित्व बनता, जब हम लोग पूरा का पूरा 3.1 कंप्लीट कर लेंगे ना, एक बार जो है अपने मन से 3.1 पूरा बनाओगे होमवर्क में। ओके, अगेन फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हो, हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण में इतना जरूर पढ़ लिए हैं कि लगभग सारा सवाल बनता होगा। लेकिन जितना भाषा वाला सवाल है ना, उसमें तकलीफ आता होगा आपको, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से इसको बना रहे हैं। वैसे हम लोग इसको स्टार्ट मतलब आपको जो है ना एक बार शुरू से लेके अंत तक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सिर्फ आपका वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करने का तरीका छोड़ करके लगभग सब कुछ बता दिए। ठीक है, अब सिर्फ बचा हुआ भाषा वाले सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते वो भी सिखा देंगे। ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत करना होगा। और मैक्सिमम भाषा वाला सवाल ही एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल आपको बहुत कम उम्मीद है कि नॉर्मल आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा सुनिए ना, जी सुनिए ना, इसको हल कर दीजिएगा इस विधि से। ऐसा सवाल बहुत कम मिलेगा आपको। आपको भाषा दिया हुआ रहेगा, भाषा को सॉल्व करो, इक्वेशन ज्ञात करो, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए जरूरी है और उसको सीखना होगा। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सीखने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते। क्या कर लेते? रिवीजन। ओके भैया, ओके। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। रिवीजन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है एक चर के रैखिक समीकरण में, उसको फिर से दोहराएंगे। आपको तो ये पता है एक चर का रैखिक समीकरण, हाँ दो चर का रैखिक समीकरण, इसका सामान्य रूप क्या होता है बिल्कुल पता है। अगर हम लोग एक चर का रैखिक समीकरण की बात करें, इसका सामान्य रूप होता है ax + b = 0। अगर हम लोग जो है दो चर का रैखिक समीकरण की बात करें, दो चर मतलब उसमें दो चर होना चाहिए, x और y ले लेंगे, अर्थात x + y तो लेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर a लगा दिए, यहाँ पर b लगा दिए, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर c लगा दिए, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। ये जनरल फॉर्म हुआ एक चर का रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म हो गया, ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म हो गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप ध्यान में रखोगे, जब युग्म की बात करें, युग्म का मतलब क्या हुआ? जब दो चर का रैखिक समीकरण का इक्वेशन दो ले ले, मतलब नहीं समझ में आ रहा? अर्थात ये इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, हम दो इक्वेशन ले लेंगे, जैसे कि 2x + 3y = 6, जैसा यहाँ दिख रहा है। दो इक्वेशन दिख रहा है ना रैखिक समीकरण का, बिल्कुल। अगर ये युग्म लिया जाए, इस युग्म में क्या क्या हम लोग पढ़े उस पर विचार करेंगे। हम कोई दो इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, = 0 है। एक और इक्वेशन ले रहे हैं, x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, = 0। बस यहाँ पर कोएफिशिएंट सबका अलग कर देंगे, अर्थात यहाँ पर a1 आ गया, यहाँ पर b1, यहाँ पर c1 आ गया, यहाँ पर a2, यहाँ पर आपका b2, यहाँ पर आपका c2। इस प्रकार का कोई दो हम लोग इक्वेशन लिए हैं, लीनियर इक्वेशन लिए हुए। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना? इसके शर्त के बारे में पढ़ना है। इसके शर्त के बारे में का पढ़ेंगे भैया, सुन लो। अगर इसका अनुपात a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात निकाल रहे हैं, c1 और c2 का अनुपात निकाल रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। a1 और a2 का अनुपात निकाल रहे हैं, b1 b2 का अनुपात, भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मान लो हम a1/a2 निकालें, ठीक है, और b1/b2 निकालें, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपको सिखाए थे कि समीकरण युग्म, अर्थात ये कोई ना कोई लाइन का इक्वेशन होगा, ये भी कोई ना कोई लाइन का इक्वेशन होगा, या तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा, या तो ये एक दूसरे के समांतर होगा, या तो ये एक दूसरे के ऊपर ही हो जाएगा। यही तीन कंडीशन हो सकता है। इसको हम लोग समांतर का कंडीशन कहेंगे, इसको संपाती का कंडीशन कहेंगे, इसको प्रतिच्छेदी का कंडीशन कहेंगे। अगर स्टार्टिंग का अनुपात बराबर नहीं होता ना, वो मेरा प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता। भैया समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसको? प्रतिच्छेदी का कंडीशन कहेंगे। अच्छी बात है।
अगेन अगेन अगेन। अगर समांतर का कंडीशन कौन होगा, कोई बता सकते हो भैया समांतर का कंडीशन? बिल्कुल बता सकते हैं। समांतर सम मतलब बराबर, ये पहला वाला दो बराबर हो जाएगा, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। फिर यहाँ अंतर है ना, अंतर का मतलब बराबर ना ही होने वाला, अर्थात डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाएगा। संपाती का क्या कंडीशन था? संपाती का बोलिएगा मेरे साथ, संपाती ती है यहाँ पे, ती से तीनों बराबर होगा आपका, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात, समांतर का मतलब ये हुआ ना, समांतर वाले को ध्यान से देखो, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या फिर कहीं पर टच भी कर रहा है? नहीं भैया, ये कभी नहीं करेगा, कदापि ही नहीं, ये आपका एक साथ नहीं आएगा, संग में नहीं आएगा। जब ये मेरा संग में नहीं आएगा, इसको हम लोग असंगत भी कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत भी कहेंगे। प्रतिच्छेदी को देखो, ये वन टाइम जरूर संग में आएगा, ये तो हमेशा संग में ही रहता है, अर्थात ये हमारा संगत, ये हमारा संगत हुआ। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है? ध्यान में ध्यान में रखना है आपको, ओके? बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। अगेन 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 ये समझ गए संगत क्या होता, असंगत क्या होता। अब हल के आधार पर भी कुछ ध्यान में रखना, जो जितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसका उतना हल होने वाला। हल का मतलब क्या होता है भैया जी? x और y का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। हाँ जी, संतुष्ट कर दे, मतलब x और y का ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पर भी पुट करे तो जीरो ही रिजल्ट हो और यहाँ पर भी पुट करे तो जीरो ही रिजल्ट हो। ऐसा x और y का वैल्यू वो आपका ज्ञात करना है। ओके भैया, समझ में आ गया। अर्थात इसमें कितना x और y का वैल्यू निकल सकता है? सिर्फ एक ही निकलेगा, जो जितना क्रॉस करेगा उसमें x और y का वैल्यू उतना निकलने वाला, अर्थात इसका एक ही हल निकलने वाला, एक हल। इसका कितना हल निकलेगा? एक हल, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। भैया समझ में आ गया? और द्वितीय हल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल समझ में आएगा आपको। और द्वितीय हल का मतलब क्या हुआ? अगेन, अगर समांतर है तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करने वाला, कट ही नहीं करने वाला, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है, आप खुद लिख लोगे, कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान में रखोगे। अगेन इसका क्या होगा? इसका संपाती का, ये तो सब जगह टच कर दिया है ना, अर्थात इसका अनंत हल होगा। जितना आप हल निकाल सकते हो उतना हल होगा, अर्थात अनंत हल होने वाला। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई एक आपको समीकरण, अब यहाँ छोटी सी बातें सीखेंगे, फिर हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करने पर चल जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई युग्म दिया हुआ है तो प्रतिच्छेदी संगत कब होगा? जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा। अर्थात इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं ध्यान से इसको सीख लो, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। अभी से हम आपको लिख के दे देते हैं, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। तो इसको बेहतर तरीके से सीख लो, ठीक है? बेहतर तरीके से को, इससे आपका अच्छा खासा 3-4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक शॉर्ट में भी रहेगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो ध्यान से जो है बस इतना सा टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लेना, हर एक चीज को समझना, ठीक है? बिल्कुल आप समझ सकते हो। अगर दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो वह प्रतिच्छेदी होने वाला, इस प्रकार का ग्राफ बनने वाला है। इसको हम लोग संगत भी कहते हैं और इसका एक ही हल होने वाला, ठीक है? बिल्कुल। अगर मेरा इस दोनों का अनुपात बराबर हो जाए और इसके अनुपात के बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन मेरा समांतर का कंडीशन होता, ये कभी संगत होगा ही नहीं, अर्थात असंगत हो जाएगा और इसका कोई हल ना ही होता है। और क्या भैया समझ ही गए? अगेन अगर तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो वो हमारा संपाती का कंडीशन होता, इसका अनंत हल होगा। ओके, बिल्कुल आप समझ रहे हो। इसको मिटावत ला 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 ला। अब हम लोग एक छोटी सी बात सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ आ जाएंगे। ओके, बिल्कुल। जैसे समझो, जैसे यहाँ हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसी प्रकार का कोई हम इक्वेशन ले लेंगे, 7x - 15y = 2 है। हाँ जी, अगेन x + 2y
इक्वल टू 3। वैसे आपके एग्जाम्पल 7 में कहा गया इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा, और हम आपको सिखाए हुए क्या क्या, आपको विलोपन विधि भी सिखा दिए है, अगेन आपको प्रतिस्थापन विधि भी सिखा दिए है। बिल्कुल, अभी मेरा मेन उद्देश्य होना चाहिए, मेरा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो आपका क्या, जितना भी भाषा वाला सवाल है ना उस पर विशेष रूप से ध्यान देने का, ठीक है। वैसे इन सारे सिर्फ भाषा वाले सवाल को छोड़ करके पूरा का पूरा किताब बना सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ एक वज्र गुणन विधि सिखाना है, बस और कुछ नहीं। भैया वज्र गुणन विधि सिखा दीजिए ना, वो सिखाएंगे ना, परेशान क्यों होते हो। उसके लिए बस एक प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, अगर ध्यान में नहीं भी रखोगे ना फिर भी सिखा देंगे। लिख, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। वो फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा ना, परेशान मत होना। यहाँ देखो, अब हम लोग विलोपन विधि की बात करें, विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा कोई एक टर्म को बराबर करना होता है, जैसे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, तो सिंपल सा सोचेंगे इस x को भी 7 के रूप में लेते आए, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, क्यों ना हम एक काम करें, इसमें इक्वेशन सेकंड में हम लोग जो है ना, इक्वेशन सेकंड में हम लोग जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इक्वेशन सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7x हो जाएगा। हाँ, अगेन फिर ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको हम घटा देंगे, काम बन जाएगा। बस ये छोटा सा काम फर्स्ट है ना, हाँ बस ये छोटा सा काम करेंगे, हम लोग का ये क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा, जो हम आपको सिखाए हुए हैं। क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7x हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर 14y हो गया, इक्वल का इक्वल, यहाँ पर 21 होगा। छोटा छोटा काम करते चलना है, काफी कुछ हम लोग सीख जाएंगे। अगेन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, घटाना है ना। पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिख ले क्या, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 लिख लिए। अब घटाना है, सिंबल चेंज करते हैं, ये कटेगा। इस प्रकार हम लोग x और y, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ये आपका विलोपन विधि था, इसको हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं था, आराम से सीखे थे ना। जो y का वैल्यू निकलेगा वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम लोग यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्यारा सा मेथड था विलोपन विधि का। अगर हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते। प्रतिस्थापन विधि कहत है आपको एक काम करना होगा, किसी एक इक्वेशन को लीजिए, मेरा इच्छा हम किसी भी इक्वेशन को ले लो, हम इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं। हम आपको हर बार इक्वेशन फर्स्ट लेके बताते हैं ना, इस बार इक्वेशन सेकेंड को लेंगे। इक्वेशन सेकेंड से कोई एक वैल्यू निकालना है, या तो x को निकाल लो या तो y को निकालो। भैया 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 हम x को अकेला करेंगे, लीजिए हम x को, इक्वेशन सेकेंड लिए और x को अकेला कर लिए, ठीक है। और इस x का वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन नहीं, इक्वेशन सेकेंड ले लियो ना आप, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इक्वेशन सेकेंड ले रहे हो, उससे x या y का वैल्यू अकेला कर रहे हो, तो इसको अदर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, अन्य इक्वेशन में पुट करेंगे। ये बातें समझ में आई, पहले यहां तक करोगे फिर आगे सीखना है। जैसे ही पुट करोगे ना, आपका 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 कुछ वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आप पुट करोगे, आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, जो कि अभी हम लोग सिखाएंगे कुछ देर में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे या तो इक्वेशन सेकंड लेंगे। भैया भैया सुनिए ना, आप इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं ना कि सेकंड ले रहे हैं, हमें तो पता चल गया है आप इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। हम इक्वेशन सेकंड क्यों लिए इक्वेशन सेकंड भैया, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में आसानी से x अकेला हो रहा था। भैया आप तो बहुत समझदार हो रहे हैं, वैसे आपको भी समझदार होना है, जहां से आसानी से बने उसको बनाना है। भैया हम आसान वाला काम ना करते हैं, हमको सिर्फ बनाने से मतलब होता है, आसान मुश्किल ये सब पड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आसानी से जो बनेगा वैसे बनाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलो अच्छे आराम से इक्वेशन समीकरण, अच्छा लिखो ना, क्या दिक्कत है। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन सेकेंड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगेन क्या है इक्वेशन सेकेंड, x प्लस
2y इक्वल टू 3 है ना, यहाँ से x को या y को अकेला करना है। हम डिसाइड कर चुके हैं हमको x ही अकेला करना है, x बराबर 3 माइनस 2y हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन थर्ड बन गया। भैया भैया ये तो बन गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हाँ ये तो आराम से बन जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x इक्वल टू 3 माइनस 2y रखने पर, अब इक्वेशन फर्स्ट लिखो और वहां पर जो है जहां जहां x दिखेगा वहां पर ये वैल्यू पुट करना है। एक बार आप प्रयास करोगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए। एक बार इस x के जगह पर आपको 3 माइनस 2y पुट करना है और y का वैल्यू अकेला करना है। हम आपके लिए रुके हुए हैं, जल्दी करोगे? ठीक है, हो गया? बोलिए ना भैया, हो गया, मेरा बन गया। जल्दी बताइए, हम रुके हुए हैं आपके लिए, कितना रुकेंगे और? नहीं बना अभी तक? बन गया होगा। यहाँ देखते हैं, सिंपल सा x के जगह पर 3 माइनस 2y। यहाँ पर ढेर सारे लोगों का यही गलती होता है। जब हम लोग यहाँ x की जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस 2y, तो ऐसा कदापि नहीं करना कि भैया यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए। गलतियां होंगी यहाँ पर ऐसे करोगे तो। क्या करना होता है, जब हम लोग ध्यान से समझना, हमें पता है कि 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू जब पुट करते हैं 3 माइनस 2y, तो यहाँ 2 टर्म आ गया ना। 2 टर्म जब आता है ना, इसको घेर लेते हैं इस प्रकार। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसको घेर लेना है। ऐसा इसलिए इस 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा और इस 7 का मल्टीप्लाई माइनस 2y के साथ भी होगा। भैया ऐसे करते थे, अब जानने में आया। बिल्कुल इस प्रकार सीखना है आपको। यहाँ माइनस का माइनस 15y का 15y हो गया इक्वल टू 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू अकेला करेंगे। यहाँ पे 7 3 जा कितना होता है, 21 होता। माइनस का माइनस, भैया माइनस कहाँ से आवी जावत है, जानो सीखो समझो। अगर आगे में कोष्ठ के बाहर अगर प्लस रहेगा तो अंदर वाले का चिन्ह में परिवर्तन नहीं होवत है। अगर कोष्ठ के बाहर माइनस रहेगा तो हर एक के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका सिखाए थे। या फिर प्लस, समझो ना, अगर माइनस इंटू 3 माइनस 2y रहेगा, हम जान रहे हैं 3 का सिंबल प्लस है। जैसे आगे में माइनस दिखेगा, भैया माइनस दिख ही गया, सब का सिंबल चेंज करो। 3 का सिंबल माइनस 3, 2y का सिंबल प्लस 2y हो जाए। ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा ना, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जैसे प्लस रहेगा तो किसी का सिंबल चेंज नहीं करते हम लोग, किसी का सिंबल चेंज नहीं करते। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ प्लस था ना, किसी का सिंबल चेंज नहीं करेंगे, बट मल्टीप्लाई तो करेंगे। 7 दूनी 14। चलिए यहाँ y का y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये 21 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 21 जब बराबर के इधर आएगा, ये अभी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया। अच्छी बात है, ये माइनस माइनस एक जैसा दिखत है तो जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस प्लस रहता तो जोड़ते ही हम लोग, यहाँ माइनस माइनस है, जोड़ करके माइनस का सिंबल लगा देंगे। 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही y को अकेला करेंगे तो माइनस 19 बटे माइनस 29 निकल जाएगा, अर्थात 19 बटे 29 निकलेगा। कैसे हुआ, 2 और माइनस 21, ये घटेगा तो माइनस 19 हुआ। ये माइनस 29 गुना के रूप में है ना, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट ही जाएगा और y का वैल्यू 19 बटे 29 निकलेगा। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हो कैसे। ये कैलकुलेशन आपको सिखा रहे हैं, दांत तोड़ देंगे। ऐसा कैलकुलेशन नहीं सिखाना आपको, ठीक है। आपको ऐसा कैलकुलेशन हमें ना ही सिखाना है। ये y का वैल्यू आप निकाल लिए हो, अब इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट करोगे और x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हम लोग एग्जांपल 7 क्लियर हो गया, इसको मिटावट है, ठीक है, बनाओगे खुद से। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन थर्ड में आपको y का वैल्यू पुट करो, जल्दी पुट करोगे। इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट करो। इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग कितना, 19 बटे 29 रखने पर, 19 बटे 29 रखने पर क्या हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ पर x बराबर 3 माइनस
3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 19/29 है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा 2 गुना 19/29 हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, कितना होगा वो देखो, तो क्या होगा, या x बराबर 3 माइनस 38/29। अब यहाँ पर 29 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, कम बन जाएगा। जो भी x का वैल्यू निकलेगा वो आपका निकल जाने वाला। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। बस यही तरीका अपनाते हैं। पहला काम इक्वेशन सेकंड लिए, इक्वेशन सेकंड ले चुके हम लोग। यहाँ पर जैसे इक्वेशन सेकंड लेंगे कुछ ना कुछ तो अकेला होगा, x का वैल्यू अकेला होगा, यहाँ पर x का वैल्यू अकेला हो गया। ठीक है भैया, अगेन क्या किए, इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए। इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग x के वैल्यू को पुट किए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में x के वैल्यू को पुट किए, हम लोग का y का वैल्यू निकल गया। हाँ, y का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकल गया। उस y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करो या फर्स्ट सेकंड में पुट करो, लेकिन आसानी रहेगा इक्वेशन थर्ड में पुट करने में। तो इक्वेशन थर्ड में जैसे हम लोग y के वैल्यू को पुट करेंगे, हम लोग का काम संपन्न हो जाएगा। बस उतना सा ही काम करना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप तो करना होता है। पहला स्टेप में कोई एक इक्वेशन चुन लेना होता है। हम कोई भी एक इक्वेशन चुन लेंगे अपने मन से, या तो फर्स्ट चुनेंगे या तो सेकंड चुनेंगे, कोई एक इक्वेशन चुन लेंगे। कोई एक इक्वेशन चुनने के बाद उसमें से x को अकेला करो या तो y को अकेला करो, बस यहीं तक आपकी मर्जी चलेगी। इसके बाद आपकी मर्जी ना ही चलेगी। बस 2 स्टेप में आप अपनी मर्जी के मालिक हो, उसके बाद कोई मर्जी ना चलेगी। हम पहला स्टेप या तो फर्स्ट या तो सेकंड लेने वाले, सेकंड स्टेप या तो x का वैल्यू अकेला करना है या तो y का वैल्यू अकेला करना है, यहां तक आपकी मर्जी। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि की मर्जी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही x अकेला हो ही गया, अब आपको जो है अगर इक्वेशन सेकंड लिए हो तो फर्स्ट में पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है x का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे। फिर यहाँ आपकी मर्जी है, इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपका आसानी से निकल जाने वाला। लेकिन यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलानी है, क्योंकि यहाँ आसानी से बन रहा है इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद। ओके, ये आपका प्रतिस्थापन विधि था, जो कि अभी हम लोग सीखने वाले थे, वो सीख गए। अब उस पर आधारित जितना सवाल होगा वो आप बनाओगे होमवर्क में, लेकिन उससे पहले ये 5, 6, 7 ये क्वेश्चन हम बता देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आज इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सीख लो। अब कल जो है प्रतिस्थापन विधि में जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल होगा, सारे सवाल को बेहतर तरीके से हम लोग लगाने वाले हैं। ओके, उम्मीद करेंगे कि आज जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि का सवाल सीखे ना, होमवर्क पहले बता देते हैं आपको, वरना आप बोलोगे भैया होमवर्क तो देना भूल गए थे। ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए पहले होमवर्क, रुक जाओ किताब निकालने दो। 3.2 का 1 नंबर बनाओगे बस, बाकी सब लैंग्वेज वाला सवाल है वो हम बाद में बता देंगे आपको। ठीक है, ओके ओके ओके। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx। अच्छा, छोड़ दो, ये हम कल बता देंगे। 3.2 का 1 नंबर बनाओगे। 1 नंबर में कितना सवाल है? 6 सवाल है। क्या लगा? एक सवाल बनाना होगा? बिल्कुल नहीं, एक सवाल के अंदर 6 सवाल है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कैसे दिखाऊं? दिख रहा है पहला सवाल जिसके अंदर 6 सवाल है? नहीं, उल्टा दिख रहा होगा ना। कैसे दिख रहा है आप देख लो। पहले सवाल में आपका 6 सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप देख लिए होगे। ठीक, दिखा था हल्का फल्का, हमें तो सिर्फ व्हाइट रोशनी जैसा फील हो रहा था। आई डोंट नो आपको दिखा कि नहीं दिखा। एक सवाल में 6 सवाल है, वो कंप्लीट करोगे 3.2 का। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में क्या है? 3.2 का आपको 1 से एक क्वेश्चन ही कंप्लीट करना, जिसके अंदर 1 से 6 सवाल रहेगा। तो 6 सवाल को क्लियर करोगे। सेम वही काम करना है। कोई एक इक्वेशन को अब कौन आ गए? रुको, हाँ आ रहे हैं। ओके, बन जाएगा ना होमवर्क। होमवर्क में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से बनाओगे। और एग्जाम्पल भी देख लेना, कोई एग्जाम्पल बनेगा वो भी बनाने का प्रयास कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। किताब अवेलेबल हो गया ना, या फिर अभी तक किताब अवेलेबल नहीं हुआ है? ऐसी गलतियां नहीं करनी है। किताब अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, किताब को अवेलेबल करो, किसी से किताब मांगो। और दीजिए किताब दीजिए ना, किसी से किताब मांग, दिमाग नहीं मांगना है, किताब मांग लीजिए। ठीक है, चलिए
होमवर्क नोट कर लेना, बार बार होमवर्क मत बोलो भैया होमवर्क दिए कहाँ थे बताइए ना कनिक, वो काम नहीं, ठीक है। आपको होमवर्क नोट कर लेना है, बेहतर तरीके से होमवर्क बनाओगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देने से पहले नंबर क्वेश्चन पर 55 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे, हम बोले थे घर से ट्राई करके आने के लिए बोले थे, ट्राई हुआ था? बताओ ना, ट्राई हुआ था? भैया जी ट्राई क्या होता है? ना ट्राई वाई नहीं करते हम लोग। प्रयास करो, मैथ में जितना प्रयास करोगे वो आपके लिए उतना जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले आज तारीख कितना हो गया? आज तारीख हो गया 26 फरवरी हो गया ना, बिल्कुल। आज 26 फरवरी हो चुका है, 26 फरवरी, ठीक है। 26 फरवरी हो गया। इतना ध्यान में रखो, आज हो गया आपका 26 फरवरी, ठीक। और सोच रहे हैं हम लोग 27-28, 2 दिन बचा है इस फरवरी को कंप्लीट होने में, ठीक है। 2 दिन बचा इस फरवरी कंप्लीट होने में। अभी हम लोग जो है आप कहाँ तक पहुंचे हैं? 3.2 तक पहुंचे हैं, किताब में 3.2 तक पहुंचे हैं, जिसमें से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग आप होमवर्क में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब बचा लैंग्वेज वाला सवाल, ठीक है। जितना भी लैंग्वेज का सवाल है, ओके, इन सारे सवाल को बनाना है 2 दिन का समय है, ठीक। या तो कल के दिन आपका क्लास कंप्लीट ले करके इस जितना ही भाषा वाला सवाल है इसको कंप्लीट कर दें आपका, जिससे हम लोग का 3.2 पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग जो है इस फरवरी में तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला, हम सोचे थे फरवरी में जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो हमें उम्मीद नहीं लग रहा है कि फरवरी में कंप्लीट कर पाएंगे। मार्च चल जाएंगे ना, ठीक है, प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको पूरा प्रयास करना है क्या इस फरवरी के अंतिम वैसे 26 तारीख को छुट्टी है आपका, 27-28 को आप आओगे। 2 दिन में जो है कम से कम जितना पढ़ा है वहां तक बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाओगे। आप तीव्र गति से पहुंचोगे ना, एक बात ध्यान रखना, मेरी गति और तीव्र हो जाती है, ठीक है। आप अपनी स्पीड को कंटिन्यू और स्पीड को बढ़ा के चला करो, ठीक है। अगेन आप पूरा प्रयास करोगे कि 26 फरवरी या 28 फरवरी तक में जो है 3.2 पूरा मेरा कंप्लीट होना चाहिए, ओके। और हम लोग जो टारगेट बनाए थे फरवरी तक में जो है इस 2 चर के रैखिक समीकरण को क्लियर करेंगे, ये जरूर कंप्लीट होता अगर आप कंटिन्यू 2 दिन आप बीच में अब्सेंट भी था, हाँ अब्सेंट भी आपका था बीच में 2 दिन, वो अब्सेंट कम करने का प्रयास करो आप, ठीक है। अगेन यहाँ ध्यान दो। और 26 फरवरी बोले हैं तो 26 फरवरी में आपको आज ध्यान में रखना है, आज महाशिवरात्रि है ना, शिव जी की बाराती भी चलनी है ना, चलोगे बाराती? हाँ शिव जी की चलोगे तो बोलियो, हम भी निकलेंगे बाराती, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हम लोग जो है 3.1 का 5, 6, 7 इसको क्लियर कर लेते हैं। हम लोग समझ लिए ना कैसे कैसे कब तक में पढ़ाई करनी है। इस महीने के लास्ट तक में 3.2 क्लियर करना है बेहतर तरीके से, और मैथ में अपनी तरफ से ही प्रयास किया करो, घर में बैठ के बनाए, ओके। यहाँ ध्यान दो। अगेन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेके एक बार भैया जी बताइए ना 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर संपूर्ण ध्यान दोगे आप। 5 नंबर क्वेश्चन को पहले आप एक बार जो है ना बेहतर तरीके से लिख लो, और एक बार कम से कम इसको पढ़ लो बेहतर तरीके से। जब ऐसा कर लोगे ना, आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो जाएगा, हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक बार हम भी प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से मेरे साथ प्रश्न को पढ़ोगे। एक आयताकार बाग है, कोई एक आयताकार बाग ले लिए, हमको जो दिया हुआ है एक आयताकार बाग लिए, अच्छा भैया ठीक है, ये आयताकार हम लोग बाग ले लिए। अब क्या बोला जा रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, बोला गया इसकी लंबाई जो भी होगी ना, जो भी इसकी लंबाई होने वाली है, लंबाई जो भी लंबाई होगी वो चौड़ाई से कितना अधिक है, वो चौड़ाई से जो है, चौड़ाई से ये मेरा 5 अधिक है, ये बोला गया है। 5 नहीं 4 अधिक है, सॉरी माफ करियो, 4 अधिक है, ये बोला गया। अगेन फिर बोला गया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसी का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। इस आयताकार बाग जो दिखता है ना, ये आयताकार बाग, इसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप ये आपका दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ। ये 2 चीज आपको पता है। अब इस 2 चीज का सहारा लेकर के 2 इक्वेशन बनाना है और बताना है। आप सही में समझदार हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे भैया हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कहीं नहीं कर सकते, ये भी समझना होगा ना।
मैंने समझाया था जब भी लैंग्वेज वाला सवाल रहेगा उस कंडीशन में जो हमको प्राप्त करना होता है, जो हमको ज्ञात करना होता है, अक्सर एक्स और वाई उसी को मानते हैं। यहाँ बाघ की विमा ज्ञात करनी है, अर्थात बाघ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात एक्स और वाई किसको मानेंगे भैया? समझ में आ गया? किसको एक्स और वाई मानेंगे? लंबाई और चौड़ाई को हम लोग एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है, आपकी इच्छा, या तो लंबाई को एक्स मानो या तो चौड़ाई को एक्स मानो, आपकी इच्छा। ठीक है, अगर हम चौड़ाई को एक्स मानेंगे तो लंबाई को वाई मान लेंगे, अगर लंबाई को एक्स मानेंगे चौड़ाई को वाई। आप ये आराम से कर सकते हो। यहाँ लंबाई ये है ना, हम लंबाई को जो है एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर मान लिए, और चौड़ाई को कितना मान लिया? वाई मान लिए। अच्छी बात है भैया, चौड़ाई को वाई मान लिए, लंबाई को एक्स मान लिए। बहुत अच्छा लगा। एक्स मीटर बोलेंगे और वाई मीटर, दोनों एक्स मीटर और वाई मीटर। ठीक है, डन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग सारा ध्यान इस स्टेटमेंट पे लगाने वाले। यहां पर जो कहा गया बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे। यहां बोला गया लंबाई कितनी है? लंबाई एक्स था। ठीक है, लंबाई मेरा एक्स था। बोला गया लंबाई जो भी होगा ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है, ज्यादा है चौड़ाई से 4। अब हम क्या बोलेंगे? समझोगे, इक्वेशन बनाना है आपको। यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है, अब हमको दोनों को बराबर करना है। जैसे समझोगे, ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, हाँ, ये आपका भाई है। ठीक है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है। और आपको सोचना है, ये आप भैया मेरे भाई का तो 4 ही है, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 कहां से आ गया? अच्छा ठीक है, रहने देते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दो, ये आप हो, ये आपका भाई है। ठीक है, अब सोचना है, अगर आपके भाई के पास 2 रुपए है, ठीक है, और आपके पास 1 रुपए ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है, हम बोलेंगे एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, दोनों को बराबर करना है। क्या करना होगा? आपके भाई के पास 2 रुपए है, आपके पास कितना? 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना। जो भी पैसे, हमें नहीं पता आपके पास कितना है, x रुपए है, लेकिन आपके पास 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा मतलब क्या हुआ? अगर दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। आपको तो पहले पता चल गया, अगर मेरे भैया के पास 2 रुपए है, उससे 1 रुपए ज्यादा है, अर्थात दिमाग, मेरे पास तो 3 रुपए हो जाएंगे, अर्थात आपके पास 3 रुपए, आपके पास 3, यहाँ पर किसी मत बताइए हो, यहाँ पर 3 रुपए है। अब सोचो तो 3 रुपए और 2 रुपए को बराबर करना है, 3 रुपए 2 रुपए को बराबर करना है, तो 1 रुपए जो ज्यादा था वो आप इसमें जोड़ोगे या फिर घटाओगे? भैया नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझो, ध्यान से समझो। अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो समझाते हैं, फिर से समझोगे। हम बोले आपके भाई के पास 2 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 3 रुपए हैं। हाँ, किसी को मत बताओ 3 रुपए हैं आपके पास। अब हम सबको बोले चिक के, सुनो ना, इसकी बहन के पास जितना रुपए है ना वो इसके भाई से 1 रुपए ज्यादा है, अर्थात आपके पास 1 रुपए ज्यादा है। अर्थात मान लो आपके पास 3 रुपए था, 3 रुपए में 1 रुपए ज्यादा है, समझ लो 3 रुपए आपके पास है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपके भाई के पास जितना रुपए है उससे आपके पास 1 रुपए ज्यादा है। 1 रुपए क्या है? ज्यादा है। अब सोचो तो, अगर दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे क्या? 1 ज्यादा है तो? बिल्कुल नहीं, हमको बराबर करना है ना तो 1 घटाना होगा। ठीक है, 1 घटाएंगे तब ना, 3 में 1 घटेगा 2 होगा, 2 बराबर 2 निकलेगा। ये बातें समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए हम बोल रहे हैं मेरी बातें ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके भाई के पास जो है y रुपए है, आपके पास x रुपए है। हाँ भैया, हमारे भाई के पास y रुपए है, हमारे पास x रुपए है। अब यहाँ बोला जा रहा है मेरे भाई से मेरे पास 1 रुपए ज्यादा है। अब क्या करेंगे? दोनों को बराबर करना है, अर्थात इधर y और x को बराबर करना है। अब सोच रहे हैं भैया ये 1 क्या करें? ये x तो 1 ज्यादा है ना, क्या करें? इसमें 1 जोड़ दे क्या? सोच रहे हैं भैया, क्या करना होगा? अब यहाँ बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने के बाद ये चला पता, ये तो 1 ज्यादा था। हाँ, हमको बराबर करना है, इसमें 1 घटाना होगा। हाँ भैया, समझ में आया ना। वही चीज यहाँ पर फॉलो करना होगा। अगर इक्वेशन में कहा जाएगा कि कोई 1 ज्यादा है, 1 अधिक है, 2 गुना है, 5 गुना है, उसका जस्ट अपोजिट सिंबल यूज करते हैं। अगर बोला गया 1 ज्यादा है
तो ज्यादा मतलब 1 घटा देंगे। अगर बोला जाएगा 5 अधिक है तो 5 घटा दें। कंपेयर किया जाएगा तब, कंपेयर रहेगा तब, और वहां पर आप खुद सोच लोगे कैसे क्या कंपेयर हो रहा है, तब समझ में आएगा आपको। यहां पर बोला गया लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई किससे ज्यादा है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर चौड़ाई y है, लंबाई x है, x तो 4 ज्यादा है, 4 अधिक है x, समझना। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, 4 अधिक है ना। मेरे बात को सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जितना भी आपका लंबाई होगा उससे 4 ज्यादा हो जाएगा। दोनों को बराबर करना कि यहाँ पर 4 को घटाना होगा ना। नहीं समझ में आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान लो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई मेरा y है, ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई x है। हम बोल रहे हैं लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 ज्यादा हो रहा है। अगर x और y को बराबर करना होगा तो क्या करोगे? भैया भैया ये तो 4 अधिक है, हमको बराबर करना है, तो जो अधिक रहेगा ना उसको कम कर देंगे, 4 कम कर दिए, लीजिए अब बराबर हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया, इसका ये पहला इक्वेशन बना। ये समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन सेकेंड इक्वेशन ध्यान से समझोगे तो मेरी बातें समझ पाओगे, वरना यूं आएंगी बातें ऊपर निकल जाएंगी। फिर से सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। यहां बोला गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? भैया भैया मतलब अर्ध परिमाप का परिमिति जानते हैं, यहां से लेके यहां से, यहां से यहां से, यहां से यहां से, यहां से सबको ऐड कर देंगे ना, वो मेरा परिमिति होता है। अर्थात परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? आयत की परिमिति का। अगर नहीं पता है सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। हम जानते हैं अर्ध परिमिति का फॉर्मूला, बोलिएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। यहाँ पर अर्ध परिमिति बोला गया, अर्ध का मतलब 2 से भाग कर देना है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे। जैसे हम लोग 2 से भाग करेंगे हम लोग का ये अर्ध परिमिति निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमिति निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, सब कुछ आराम आराम से चल रहा है। तो यहाँ अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ? पहला इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, क्या है? x माइनस 4 इक्वल टू y। अब सेकेंड इक्वेशन नीचे लिखेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है ना। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बाय 2, ये आपका अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है। हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अच्छा बाद में कटाते हैं, ध्यान समझो। पहले हम लोग परिमिति का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, हाँ अर्ध परिमिति है ना, बटे 2 करना होगा, इक्वल टू 36 हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, खत्म। बचा क्या भैया? लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 बचा। अब लंबाई कितना है भैया? लंबाई हम x माने हैं तो यहाँ x हो गया, प्लस चौड़ाई कितना है? y माने हैं तो यहाँ y हो गया, इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। 2 इक्वेशन ज्ञात हो गया। अब कौन रोकेगा हमको बनाने से? एक बार आप प्रयास करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, और हम फिर आपका मिलाने वाले इस क्वेश्चन को। आपका समय स्टार्ट होता है। पहले इस चित्र को बना लोगे, मान लोगे, माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। उसके बाद क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। सिंपल सा पहला इक्वेशन ये लिखोगे, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके यहां तक पहुंचोगे, फिर बनाओगे। समझ में आया? बनाओगे, जल्दी बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए। ला 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 ला, समझो ना। इसको पहले बना लेना है, मान लेना लंबाई x है, चौड़ाई y है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, आराम से पहला इक्वेशन ये लिखोगे। सेकेंड इक्वेशन आपको ये लिखने से पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक करोगे। उसके बाद आपको 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि, नहीं ग्राफी विधि ना, हाँ ग्राफी विधि का प्रयोग करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बना लेना है। जल्दी बनाओगे। अभी तो ग्राफ विधि से बना, 3.1 को ग्राफ विधि से बना रहे हैं। जब सब सिखा देंगे तो आपको जिससे बनाना उससे बना सकते हो। भैया आप तो सारा सिखा दिए हैं। अच्छा सारा सिखा दिए हैं, आपकी इच्छा। एक काम करो, ग्राफ विधि से बनाना सही रहेगा, ठीक है। इसी बहाने अभी तो ग्राफ विधि से जो बन रहा है। बाद में एक बार आप जब निकल जाओगे ना, आप खुद बोलोगे भैया ग्राफ विधि से नहीं बनाना हमें। तो एक बार इस तीनों क्वेश्चन को ग्राफ विधि से बना लो, 2 क्वेश्चन को, ये तो आपका यूं ही बन जाएगा, ठीक है। जल्दी करोगे। हो गया, मिलाओगे आप, हल्दी मिलाओगे। हम कैसे बना रहे हैं? सिंपल सा आपको ड्राइंग बनाना है। क्या करना है? एक रेक्टेंगल अर्थात आयत की रचना कर लेनी है।
इसमें लंबाई कितना है भैया, इसमें लंबाई जो है ना वो x मीटर है, तो x मीटर हम लोग लिख लिए। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मेरा y मीटर है, तो y मीटर हम लोग लिख लिए। ठीक है, मान लिए या माना कि लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई जो है y मीटर है, लिख लिए। अगेन फिर क्या करना है भैया, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया, जानते हैं प्रश्न के अनुसार क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, अधिक है ना, तो x और y कैसे बराबर होगा, जब हम लोग इस x में 4 घटाएंगे। ये पहला इक्वेशन निकला। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करने वाले, इसमें से x को अकेला कर लेंगे, फिर y को अकेला कर लेंगे। ठीक है, इतना सा काम कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो। y अगर अकेला है ही, आपकी इच्छा या तो ऐसे ही रहने दो या तो x को अकेला कर लो। भैया हम x को अकेला कर लेते हैं, y+4 हो गया। यहाँ से ढेर सारा इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको, आराम से x और y का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालोगे, इसको पहला इक्वेशन मान लोगे। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। फिर बगल में अगर जगह है तो बगल में बनाओगे, ग्राफ में बना रहे हो ना तो बगल में बनाओगे, जगह कम रहेगा आपके पास, हमारे पास तो भरपूर जगह है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ, यहाँ फिर लिखोगे, अगेन पुनः अर्ध परिमिति, इसको लिख लोगे। अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ भैया जी, अर्ध परिमिति जो है ना ये दिया होगा 36। हाँ, अर्ध परिमिति बोले या परिमाप बोलो, एक ही बात है। 36 मीटर दिया हुआ है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से सिखा रहे हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है फॉर्मूला परिमिति का, उसमें जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग का अर्ध परिमिति हो जाएगा। ये कटेगा, लंबाई क्या था x था, चौड़ाई क्या था y था, इक्वल टू 36। यहाँ पर 2 इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन या तो ग्राफ विधि। तो आराम से हम सब सिखाए हैं, लेकिन इसको पहले ग्राफ में बनाते, फिर उसके बाद आप विलोपन प्रतिस्थापन जैसे बनाना वो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से x बराबर अकेला कर लेंगे, 36 माइनस y हो जाएगा। आराम से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके ग्राफी विधि से आप बना सकते हो। हम आपको ग्राफी विधि सिखाए हुए, जल्दी से इसको बनाओगे, बस यहीं तक आपका करना है, आपको यहीं तक करना है। उम्मीद करते हैं ग्राफी विधि से ये सब बन जाएगा आपसे। विलोपन से ही बना सकते हो, प्रतिस्थापन से ही बना सकते हो, मैंने सब सिखा दिया है। हाँ बिल्कुल, चलो हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, इसको पहले खुद से बनाओगे तब आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले तो खुद से बनाना है। ठीक है, बन गया। हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ ध्यान दोगे, मिटा दे इसको, मिटावत है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है इसको समझते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और वो बताना है, एक रैखिक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन किताब निकाल के देख लो। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ 2x + 3y - 8 = 0। अब जो है इसी के मतलब आपको एक अन्य और रैखिक समीकरण लिखना है कि इस प्रकार लिखना कि समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ प्रतिच्छेदी होना चाहिए, समांतर होना चाहिए और संपाती होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग जो है आपको एक अन्य रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सिंपल सा आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर दिया गया है रैखिक समीकरण, दिया है, क्या दिया है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है। रैखिक का स्पेलिंग गलत लिखते हैं, क्या होगा, ऐसे पढ़ाई होगा है, ये सब काम करना होगा। रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण क्या है भैया, रैखिक समीकरण की बात करते हैं। रैखिक समीकरण कितना दिया हुआ है, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। ये हम लोग का रैखिक समीकरण दिया हुआ है, पहला नंबर लिखेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ लिखोगे समीकरण युग्म का ग्राफ, समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होने के लिए अन्य समीकरण बराबर
अन्य समीकरण, अन्य समीकरण क्या होगा? अन्य समीकरण देखते हैं। अन्य समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, बस आपको ध्यान में रखना होगा। अन्य समीकरण करने के लिए क्या करना होगा भैया? प्रतिच्छेदी बोला गया है a1 बटे a2, यहाँ 2 है ना। सोचो ना, आप एक ऐसा इक्वेशन लिखोगे, अपने मन से एक ऐसा इक्वेशन लिखोगे जहां पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अनुपात बराबर ना हो। अपने मन से कोई सा इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप खुद सोचो, यहाँ पर क्या किए हम लोग? 2/3 फिर 3/3, क्या ये आपका आपस में बराबर है? रफ में विचार कर लो ना। 2 इसका 2 लिए, इसका 3 लिए, 2/3 इसका 3 इसका 3 लिए, 3/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? भैया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये आपका बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे वो कैसा है? प्रतिच्छेदी है। ये आपको हम सिखाए हुए, बेहतर तरीके से सिखाए हुए। कहीं कोई दिक्कत, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो लिख दोगे, यहाँ पर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। ज्यादा नहीं लिखना, बस होगी इतना सा ही काम करना होगा। फिर सेकेंड में क्या करोगे आप? समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होने के लिए अन्य समीकरण क्या हो जाएगा? समांतर समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए अन्य समीकरण क्या होगा वो लिखते हैं। अन्य समीकरण क्या होगा उसको लिखे। अगर समांतर समीकरण युग्म का ग्राफ अगर समांतर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? समांतर, सम का मतलब स्टार्टिंग का बराबर होगा और बाद में अंतर हो जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ 2x है ना, तो 2x लिख लिए। यहाँ पर प्लस 3y है, 3y लिख लिए। स्टार्टिंग का तो बराबर होगा लेकिन बाद में अंतर हो जाएगा। यहाँ -8 है ना, इस -8 की जगह कुछ और लिख देंगे हम, -9 लिख देंगे इक्वल टू 0। बस बन गया। बस यही काम करना था। स्टार्टिंग का सेम रहेगा, बाद में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग का सेम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो हो रहा है, लेकिन बाद में जो है वो बराबर नहीं हो रहा है c1 बटे c2 का। ये समांतर का ग्राफ, मतलब समांतर का कंडीशन था ये जानते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा? आपको लिखना होगा समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होने के लिए। क्या होने के लिए? समपाती होने के लिए अन्य समीकरण क्या हो जाएगा? अन्य समीकरण वो लिखते हैं भैया, ये तीनों बराबर हो जाएगा। या तो इसी इक्वेशन को फिर से छाप दो गला फंस गया, या तो इसी इक्वेशन को फिर से छाप दो, या फिर कुछ अंतर कर दो, सबका 2 गुना कर दो। 2 दूनी 4x, कुछ अलग कर देते हैं ना। 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। या तो इसी इक्वेशन को फिर से लिख लोगे ना, गलती नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं भैया गलती हो जाएगा, वो नहीं होने वाला, गलती नहीं होगा। मतलब उसी वैसा इक्वेशन एक और लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कुछ अलग ले लिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई किए, सही हो गया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई सब में कर सकते हो, या फिर उसी इक्वेशन को फिर से लिख सकते हो, आपका गलती नहीं होगा। उम्मीद करती है बन जाएगा। भाषा आप खुद से दे दोगे, भाषा आप खुद से लिखोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बगल में कंडीशन लिख दोगे। यहाँ पर कौन सा कंडीशन हो रहा है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आपका हो रहा है, ठीक है। एक 7वां नंबर क्वेश्चन, ये तो बताने की इच्छा नहीं हो रही है। इसमें सिंपल सा ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जो कॉर्नर पॉइंट था ना, कॉर्नर पॉइंट, वो कॉर्नर पॉइंट अर्थात आपको निर्देशांक बिंदु लिखना है। आराम से निर्देशांक बिंदु लिखोगे। निर्देशांक बिंदु लिखने के बाद आपको जो है जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को बस छायांकित कर दो ग्राफ में। ये आप खुद से बनाओगे। 7 नंबर क्वेश्चन ये आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे? पहले इस इक्वेशन के लिए या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू अकेला कर लेंगे। यहाँ से x अकेला किया, y -1 हो गया। इसके लिए आप सिंपल सा पॉइंट डिसाइड करोगे। हाँ भैया, अगेन फिर इसके लिए आपको पॉइंट डिसाइड करना है। जैसे ही पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, x को अकेला करने के बाद आराम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल जैसा निर्माण होगा। किसके साथ ट्रायंगल जैसा निर्माण होगा? जैसे ये आप पहले आप वहां पे बनाओगे, ये और एक्स एक्सिस मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा। हर एक ट्रायंगल के लिए पॉइंट देखोगे, ठीक है, हर एक ट्रायंगल के लिए पॉइंट देखोगे और इसको छायांकित कर दोगे ऐसे, ठीक है। आराम से कर सकते हो। कौन कौन सा? एक्स एक्सिस, दोनों लाइन मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा होगा। हाँ भैया समझ में आ गया, बेहतर तरीके से बनाओगे, 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से हर एक चीज क्लियर होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं है।
आज इतना ही रखते, ठीक है। ज़्यादा आज नहीं करेंगे बिकॉज अभी से यहाँ से बहुत सारा होमवर्क मिल गया। पहला काम 3.1 का 5, 6, 7 आप बनाओगे फिर से, और फिर आपका 3.2 में 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है, और जो आपका एग्जाम्पल बन रहा है 3.2 का वही बनाना है। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करने वाले हैं 3.2 का, ठीक है। और बेहतर तरीके से करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, और पूरा प्रयास करना है। अगर हम आपको कहते हैं खुद से बनाने का, खुद से बनाओगे। उम्मीद कोशिश कम करना है आपको कि कहीं और से छाप ले, छापने का तो बहुत साधन मिल जाएगा। कोई सा भी नोट्स निकालोगे छाप लोगे, छापने से फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। छापोगे तो बातें समझ में नहीं आएंगे, अपना दिमाग लगाओगे और बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे, ठीक है। आज वैसे भी 26 तारीख है, जाओ घूमो फिरो, कोई बात नहीं, ठीक है। आज घूमो फिरो, कल के दिन बेहतर तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।